अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़कात सीरीज़ की ये हमारी 5वीं वीडियो है और इससे पहले की वीडियो में हम ज़कात की अहमियत, ज़कात के फ़वाइद, अमवाल ज़कात और निसाब ज़कात पर तफसील से बात कर चुके हैं। अगर आप उन चीज़ों को सुनना चाहें, समझना चाहें, देखना चाहें तो आप हमारी पहले की 4 वीडियोज़ में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज़रा अमवाल तिजारत पर तफसील से बात करेंगे। पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो माल हमने तिजारत के लिए रखा हुआ हो, तिजारत के लिए लिया हो, तिजारत की नीयत से हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो तिजारत की चूँकि मुख्तलिफ़ किस्में हैं, बहुत सारी शक्लें हैं आजकल, तो इस वजह से ये ज़रूरी महसूस हुआ कि इस मौजू पर ज़रा तफसील से बात की जाए। तो आजकल जो हम कारोबार करते हैं या तिजारत करते हैं, उसकी 3 बड़ी शक्लें होती हैं, 3 बड़ी सूरतें होती हैं या 3 उसके बड़े सेक्टर्स हैं। पहला सेक्टर है जिसे हम कहते हैं सर्विसेज सेक्टर या खदमात का सेक्टर, कि जिसमें कोई शख्स असल में अपनी खदमात दे रहा होता है, अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। और दूसरा सेक्टर है ट्रेड सेक्टर, जिसमें कोई आदमी, उसका असल काम माल को बेचना होता है, माल बेचने के लिए बैठा हुआ होता है। और तीसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें किसी आदमी ने कोई फैक्ट्री लगाई हुई होती है, उसका कोई कारखाना होता है, वो खाम माल खरीदता है, फिर उसके ऊपर अमल करता है, उसे कोई चीज़ बनाता है और फिर वो चीज़ आगे बेच देता है। तो ये 3 सेक्टर होते हैं। तो चूंकि ज़कात की जब हम बात करते हैं, इनकी ज़कात की कैलकुलेशन होती है, तो उसमें ज़रा फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को, इन तीनों सेक्टर्स को हम ज़रा अलग अलग करके इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे। तो जो पहला सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर, उसमें फिर 2 किस्में होती हैं या 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खदमात देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके साथ कोई चीज़ आपको नहीं देते। मिसाल के तौर पर, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर हो जो कि अपने पास से आपको मेडिसिन ना दे, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करे और आपको लिख के दे दे कि ये आपकी मेडिसिन है, आप जाके किसी भी स्टोर से ले लें, वो आपको कोई चीज़ ना दे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी खदमात दे, ये एक किस्म है। और दूसरी किस्म वो होती है जहां पे जो आदमी आपको अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, उसके साथ साथ आपको अपने पास से कोई चीजें भी दे रहा होता है। इसी मिसाल में अगर ये डॉक्टर आपको अपने पास से दवाई भी दे, मेडिसिन भी दे, तो ये दूसरी किस्म बन जाएगी। ऐसे ही आजकल आमतौर पर ऐसे ही होता है, कोई आदमी आपको अगर प्लम्बर है तो वो अपने काम के साथ साथ कुछ चीज़ें भी आपको दे रहा होता है। इलेक्ट्रिशियन है, अगर अपनी खदमत आपको देता है तो साथ साथ उसके पास चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको लगा के देता है। तो ये दूसरी किस्म हो जाएगी। तो पहली किस्म जिसमें कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देता है, वो कोई चीज़ नहीं देता, तो उसकी जो ज़कात होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आमदन पर होगी, उसकी इनकम पर होगी, उसके पैसों पर होगी। कि जिस दिन ज़कात की तारीख आएगी वो ये देखेगा उसके पास उसने कितने पैसे कमाए हुए हैं, उन पैसों पर ज़कात होगी। अब फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसे शख्स ने, किसी डॉक्टर की अगर आप मिसाल ले लें, इसने अगर एक बड़ी बिल्डिंग अपनी बनाई हुई है कि वहाँ पे ये अस्पताल चला रहा है, तो उस बिल्डिंग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्डिंग उसने बेचने के लिए नहीं रखी हुई। इसी तरह से अगर उसने फ़र्ज़ करें कि 4-6 गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि मरीज़ों को हॉस्पिटल तक लाती हैं और फिर उनको छोड़ के आती हैं, तो इन गाड़ियों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह से अगर उसने अपने हॉस्पिटल में फर्नीचर लाजमन उसने रखा हुआ होगा, जाहिर है, फर्नीचर है, मशीनें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो उसकी इनकम है, जो वो पैसे ले रहा है, आखिर में उसका हिसाब करेगा, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ऐसे ही अगर एक प्लम्बर है, फ़र्ज़ करें उसने गाड़ी रखी हुई है जिसपे लोगों के पास जाता है और जाके उनका काम करता है, और इसी तरह के उसने अगर अपनी कोई दुकान भी बनाई हुई है, तो इन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि ये वो बेच नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो वो पैसे कमाएगा, उन पैसों पर, ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये है पहली किस्म। लेकिन इसी सर्विसेज के सेक्टर में दूसरी किस्म, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो लोग होते हैं जो सर्विसेज के साथ साथ आपको कोई चीज़ें भी दे रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर की हमने एग्जाम्पल दी थी कि वो चेकअप के साथ साथ आपको मेडिसिन भी दे। प्लम्बर है, वो काम के साथ साथ आके चीज़ें भी लगा दे जो काम उसने किया है, या इलेक्ट्रिशियन है, वो साथ कोई चीज़ें भी आके लगा को आपको दे देता है, या आमतौर पर आजकल ऐसे ही होता है। तो ये जो बिजनेस होगा, इसकी ज़कात कैसे कैलकुलेट होगी? तो यहाँ पे जो वो सर्विसेज दे रहा है, वो तो उसकी जो इनकम आएगी उसके ऊपर ज़कात होगी, ज़ाहिर है कि 2.5% के हिसाब से।
लेकिन जो चीज़ें साथ उसने रखी हुई हैं, जो लोगों को वो देता है और उसके भी पैसे लेता है, तो उनकी भी ज़कात होगी। उनकी जो कीमत फ़रोख्त है, या जिस कीमत पे लोगों को वो लगा के देता है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज होगी। इसी एग्जाम्पल में अगर आप डॉक्टर की मिसाल ले लें, तो डॉक्टर के पास जितनी भी मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो वो लोगों को दे रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, तो उनकी जो कीमत फ़रोख्त है, जिस कीमत पे लोगों को वो दे रहा है, उस के ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। वो सारी मेडिसिन वो देखेगा कि उनकी कीमत फ़रोख्त के हिसाब से कुल वैल्यू कितनी है, तो उसके 2.5% पे ज़कात होगी। और इसी एग्जांपल से आप बाकी भी समझ सकते हैं, जो लोग सर्विस के साथ साथ कोई चीज़ें भी दे रहे होते हैं, वो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे अपनी ज़कात। अब आ जाइए कारोबार की दूसरी किस्म, जहाँ पे हमने कहा था कि इसे ट्रेड सेक्टर हम कहते हैं, जहाँ पे कोई शख्स कारोबार कर रहा होता है और फिर वहाँ पे वो चीज़ें खरीदता है और वो चीज़ें आगे बेचता है। तो वो जितनी भी चीज़ें उसके पास इस किस्म की हैं जो कि उसने इसलिए खरीदी हैं कि उनको आगे बेचेगा, उन सब पर ज़कात फ़र्ज होगी। अब फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है, उसका स्टोर है और ग्रॉसरी स्टोर है, या उसका कोई करियाने की उसकी कोई दुकान है, तो उसमें उसने जितनी भी चीज़ें इसलिए ली हुई हैं, इसलिए खरीदी हुई हैं, उनको आगे बेचेगा, उन सारी चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज होगी। अगर उसकी फर्नीचर की दुकान है, तो सारा फर्नीचर जो उसने इसलिए रखा हुआ है, लोगों को देगा, आगे बेचेगा, उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। अगर कोई और इसका इस तरह का बिजनेस है, तो उस फ़र्ज़ करें कि उसकी कोई फार्मेसी है, तो वो जितनी भी चीज़ें उसने वहाँ पे लोगों को बेचने के लिए रखी हुई हैं, उन सब पर ज़कात फ़र्ज होगी। इसी तरह से अगर उसने प्लाट्स रखे हुए हैं कि लोगों को आगे बेचेगा, उसका काम ही यही है, उन सब पर ज़कात फ़र्ज होगी। लेकिन अगर इन लोगों ने कोई चीज़ें ऐसी भी बनाई हुई हैं जो कि बेचने के लिए नहीं है, फ़र्ज़ करें एक आदमी ने बिल्डिंग बनाई हुई है बड़ी, जिसमें उसने स्टोर बनाया हुआ है और वहाँ पे वो चीज़ें बेच रहा है, तो उस बिल्डिंग पर ज़कात नहीं होगी। अगर उसने कुछ गाड़ियाँ इस कारोबार के लिए रखी हुई हैं, जो चीज़ें लाती हैं, फिर छोड़ के जाती हैं, लोगों को पहुँचाती हैं और जो जगहों से चीज़ें लाती हैं इसके स्टोर में, तो वो गाड़ियाँ चूँकि इसने इसलिए नहीं रखी हुई कि इनको आगे बेचेगा, तो इन गाड़ियों पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई उसने और मशीनें वगैरह वहाँ पे रखी हुई हैं, या अपने बैठने के लिए फर्नीचर है और अपनी जो सेटिंग के लिए उसने चीज़ें लगाई हुई होती हैं, उन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज होगी जो उसने इसलिए खरीदी हैं जिनको वो आगे बेचेगा। तो अब ये जो जितनी भी चीज़ें उसने खरीदी हैं कि जिनको आगे बेचेगा, उनकी कीमत फ़रोख्त पर ज़कात होगी, कि जो उसने उन पर कीमत रखी हुई है आगे देने के लिए, उस हिसाब से वो देखेगा उसके पास जितना भी माल तिजारत है, उस सब की कीमत फ़रोख्त निकालेगा और फिर उसके 2.5% से ज़कात देगा। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि एक अंदाजे से ज़कात देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसका ठीक तरह से हिसाब लगाना ज़रूरी है। और अगर किसी वजह से हिसाब लगाना फ़र्ज़ करें कि मुश्किल हो जाए, तो फिर इतनी मिकदार में वो ज़कात दे दे जिसमें उसे 100% यकीन हो कि कम अज़ कम जितनी असल मिकदार बनती थी उतनी इसमें आ गई है, यानी उसे ज़्यादा दे ताकि कोई कमी ना रह जाए। अब जो तीसरा जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उसकी तरफ जाने से पहले एक और बात मैं उसकी वजाहत कर दूं कि दूसरे सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में फ़र्ज़ करें कि आपने कोई चीज़ें खरीदी थी, लेकिन फिर वो या तो ख़राब हो गई या उनका फैशन ख़त्म हो गया, और अब आपको लग रहा है कि आप उसको आगे बेच नहीं पाएंगे या वो शायद नहीं बिकेंगी, पड़ी हुई हैं। लेकिन जब तक आपकी ये नीयत है कि आप इनको आगे बेचेंगे, तब तक उन पर ज़कात होगी। अब चूंकि वो मार्केट में आमतौर पर बिक नहीं रही, इस वजह से उसकी कीमत फ़रोख्त लगाना अगर आपके लिए मुश्किल है, तो आप उसकी कीमत खरीद पर ही ज़कात देंगे। अलबत्ता अगर इन चीज़ों के बारे में आपका जहन बन गया है कि अब आपने इनको बेचना नहीं है, या इनको आप ज़ाया करेंगे या किसी को गिफ्ट कर देंगे या खुद इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर उन पर ज़कात नहीं होगी। अब तीसरे सेक्टर की तरफ आ जाइए, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं। जैसे आपने रुई खरीदी और फिर आप धागा बना के उसको आगे बेच दें, या फिर आपने धागा खरीदा और उसका कपड़ा बना के आप आगे बेच देते हैं, या आप लकड़ी खरीदते हैं उसका फर्नीचर बना के आप आगे दे देते हैं। इसकी हज़ारों मिसालें ज़ाहिर है कि बन सकती हैं। तो इसकी ज़कात कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसके बारे में एक बात तो ये याद रखिए कि जितनी भी चीज़ें आपके पास इसलिए हैं कि इनको आप आगे बेचेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप इसी वजह से खरीदते हैं कि चीज़ें बना के आप आगे बेचेंगे, या आपके पास फिनिश्ड गुड हैं, यानी चीज़ें आप बना चुके हैं, या फिर वर्क इन प्रोसेस है कि अभी वो चीज़ें बन रही हैं, अभी मुकम्मल बनी नहीं है, तो ये इन तीनों शक्लों पर ज़कात, इन तीनों किस्मों पर ज़कात फ़र्ज होती है। यानी रॉ मटेरियल पर भी ज़कात फ़र्ज होगी, फिनिश गुड्स पर भी ज़कात फ़र्ज होगी, और वर्क इन प्रोसेस पर भी ज़कात फ़र्ज होगी। अलबत्ता इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत खरीद पर ज़कात फ़र्ज होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल अब आगे बेचते नहीं हैं डायरेक्ट,
इस वजह से उसकी कीमत फ़रोख्त तो आपको मालूम नहीं होगी, तो उसकी कीमत ख़रीद पर आप ज़कात अदा करेंगे। इसी तरह से जो फिनिश्ड गुड्स हैं, तो वो चूँकि आपने आगे बेचनी है, उनकी कीमत फ़रोख्त आपको मालूम होती है, तो उसकी कीमत फ़रोख्त पर आप ज़कात अदा करेंगे। अलबत्ता जो वर्क इन प्रोसेस है उसमें दो चीज़ें अब हो गई हैं। एक तो उसमें रॉ मटेरियल लगा है जिसकी कीमत आपको मालूम है, और दूसरा उसके ऊपर आप अपना पैसा लगा चुके हैं, उसमें कुछ चीज़ ऐड कर चुके हैं। तो अब उसमें जो रॉ मटेरियल आप लगा चुके हैं उसकी कीमत खरीद निकाल लें, और उसके ऊपर जो खर्चा कर चुके हैं उसको उसके साथ ऐड कर लें, और फिर उसकी 2-2.5% के हिसाब से ज़कात दे दें। फर्ज करें रॉ मटेरियल था 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर आपने खर्चा कर दिया 50,000 का, तो अब ये 1.5 लाख के ऊपर आप 2.5% के हिसाब से ज़कात देंगे। तो अब यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़राब हो गई हैं, या उनका फैशन ख़त्म हो गया है, या लगता है कि अब ये चीज़ अच्छी तरह से आगे बन नहीं पाएगी, तो उसको फिर आप देखेंगे। अगर आपने वो चीज़ें इस वजह से रखी हुई हैं कि कबाड़ में आपको बेच देंगे या किसी भी तरह से आप बेच देंगे, तो फिर उसकी कीमत खरीद आप निकाल लें अगर निकाल सकते हैं, वरना उसकी एक आम जो वैल्यू आपके जहन में आती हो अंदाजे से, उसके मुताबिक आप ज़कात अदा करेंगे। ताहम अगर आपने ये फैसला कर लिया हो कि इस चीज़ को ज़ाया ही करना है, या किसी को गिफ्ट के तौर पर देना है, या खुद इस्तेमाल करना है, तो फिर ज़ाहिर है कि उस पर ज़कात नहीं आएगी। तो ये अमवाल तिजारत के हवाले से कुछ तफसीलात थी जो आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ज़कात के मसाइल को अच्छी तरह से समझने और फिर इसके मुताबिक अपनी रज़ा के लिए ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको